प्यारे बच्चों, कक्षा 12 नागरिक शास्त्र की कक्षा में मैं शैलेंद्र चौधरी, प्रवक्ता, पटेल स्मारक इंटर कॉलेज, पटेल नगर, भटहट, गोरखपुर, आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम खंड खा स्वतंत्र भारत में राजनीति नामक पुस्तक के अध्याय 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, इस अध्याय के भाग 2 को पढ़ेंगे। भाग 1 में आपने इसके पहले पढ़ा, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, आपातकाल की, कब लगा, किन परिस्थितियों में लगा, क्या कारण थे, उसके परिणाम क्या हुए, इसको आपने भाग 1 में अध्ययन किया। बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं आपातकाल के संदर्भ में विभाग। बच्चों, जब इंदिरा सरकार द्वारा 25 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा की गई, तो उस समय कुछ ऐसे लोग थे जो उस आपातकाल का समर्थन कर रहे थे, लेकिन अधिकांश लोग उसके विपक्ष में खड़े थे। जो लोग आपातकाल के पक्ष में खड़े थे, उनका तर्क था कि सरकार ने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए जो विपक्षी पार्टियां अराजकता का माहौल बना रही हैं, ऐसी स्थिति में राष्ट्र को अराजकता से बचाने के लिए आपातकाल जरूरी था। इसके अलावा सीपीआई जैसी पार्टियों ने भी सरकार के इस फैसले का समर्थन किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सरकार ने सही समय पर सही कदम उठाया, क्योंकि विपक्षी दल सरकार के विरुद्ध एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जिससे कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। यह भी मानते थे कि ये विदेशी ताकतों से प्रेरित आंदोलन है। बच्चों, लेकिन ये मानने वालों की संख्या बहुत सीमित थी। बहुत सीमित लोग सरकार के इस कदम से सहमत थे। दूसरे, एक बहुत बड़ा ग्रुप, देश का एक बहुत बड़ा समूह जिसमें सभी विपक्षी पार्टियों के नेता शामिल थे, वो आपातकाल के विरुद्ध थे। उन लोगों का तर्क था कि जो उस समय आंदोलन चला, स्वतंत्रता के बाद से लेकर इस लोकतांत्रिक देश में लगातार आंदोलन होते रहे हैं। कभी भी सरकारों ने उन आंदोलनों को दबाने के लिए अलोकतांत्रिक कदम नहीं उठाया। जनता को लोकतंत्र में यह अधिकार है कि वे सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर सके, यह अधिकांश लोगों का मानना था। और इस आधार पे उन लोगों ने तर्क दिया कि सरकार ने जो कदम आपातकाल को लागू करने के लिए उठाया वो पूर्णतः गलत है। इसके अलावा बिहार और गुजरात में जो आंदोलन हुआ और उसके प्रभाव पूरे देश में देखने को मिले, वह कहीं से भी हिंसक नहीं था, ना ही वह कहीं बाहर से समर्थित आंदोलन था। वह स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। और इस आधार पे कि उन छात्रों, मजदूरों और किसानों, बेरोजगारों के आंदोलन से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पूर्णतः निराधार। इस तरह पूरी विपक्षी पार्टियां एक होकर
इसका मुकाबला, उस आपातकाल का मुकाबला करने के लिए उठ खड़ी हुई। बच्चों, आपातकाल के दौरान हुए जो कार्य हैं उसके बारे में अगला पढ़ा जाए। बच्चों, एक चीज ये समझ में लीजिए कि जब कोई गलत करता है तो अपने गलत कार्यों को छिपाने के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है। आप लोग हो, कोई गलती हो जाती है तो क्या करते हो? घर में छिप के जाते हो, या कुछ ऐसा करते हो कि नजर में ना आए, या कुछ अच्छा करें जिससे शाबाशी मिले और वो काम छिप जाए। यही करते हो ना। इसी तरह सरकार ने आपातकाल के दौरान कुछ कदम उठाए। उसने 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की। सरकार ने क्यों? क्योंकि उसने सोचा गरीबों का हमदर्द बना जाए, किसानों का हमदर्द बना जाए, जिससे लोकप्रियता बनी रहे और जो विपक्षी दलों का आंदोलन है, सामूहिक आंदोलन, उसके प्रभाव को सीमित किया जा सके। और उसमें क्या कहता? भूमि सुधार जैसे कार्यक्रमों को लागू किया गया। निसंदेह अच्छा कार्यक्रम, लेकिन वो परिस्थितियों में क्यों लागू किया गया था यह आप जानिए। क्योंकि आपातकाल के दौरान सरकार को अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए कार्य करना था। इसके अलावा सरकार ने एक और कदम उठाया। गरीबों के हित में ध्यान में रखते हुए उसने बंधुआ मजदूरी की समाप्ति घोषणा कर दी। जो बंधुआ मजदूरी मतलब समझते हो ना? गांव में आप लोग रहते हो, अधिकांश लोग रहते हैं, उनके घर पे काम करने वाले। पहले क्या होता था? अपने घर पे पूछिएगा, मजदूर रखे जाते थे, कहते थे मेरा आदमी कहा जाता था ना। वही बंधुआ मजदूरी को समाप्त की घोषणा इंदिरा सरकार ने किया। एक तरह से बच्चों, ये जो बंधुआ मजदूरी थी, ये दास प्रथा के जैसी थी, जिसे स्वतंत्र भारत में मौलिक अधिकार जिसे प्राप्त है, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता किसी लोकतांत्रिक देश की व्यवस्था में। तो इसकी समाप्ति घोषणा। भू पुनर्वितरण की व्यवस्था की गई। भूमियों के पुनर्वितरण की, भूमिहीनों को जमीन देने की, सीलिंग करके। अर्थात सीलिंग का मतलब आप लोग जानते होंगे, जिसके पास ज्यादा जमीन है सरकार उसकी जमीन को अपने पास रख लेती थी और उसके बाद उसको गरीबों में बांटती थी, भूमिहीनों को बांटती थी जिसके पास भूमि नहीं है। तो उस व्यवस्था को इसने आपातकाल के दौरान लागू किया। इसके अलावा जो खेतिहर मजदूर थे, उनकी मजदूरी पर पुनर्विचार करते हुए एक नए सिरे से उसे निर्धारित करने का प्रयास किया गया। 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार ने और अनेक कदम उठाए। बेरोजगारों के लिए भी उठाया, स्वरोजगार की योजनाएं भी आई। इस तरह सरकार ने अपनी आपातकाल की नाकामी को छिपाने के लिए कुछ सकारात्मक कदम आपातकाल के दौरान उठाए, जो आपके सामने थे। इसके बाद बच्चों अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, वह है आपातकाल से सबक। कुछ चीजें समय के अनुसार आपको सीखने को मिलती है। समय में जैसा व्यवहार करता है उस हिसाब से आपको सीखने को मिलता है। वही होता है भारतीय लोकतंत्र में। इस आपातकाल ने बहुत कुछ सीखने को मजबूर कर दिया और बहुत कुछ सुधार के लिए तत्पर कर दिया। क्योंकि भारतीय लोकतंत्र, मोदित लोकतंत्र भारत 1947 में जो स्थापित हुआ, उसने कभी ऐसी विकट समस्याओं का सामना नहीं किया था। लेकिन किसी समस्या का समाधान तभी होता है जब वो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और जब भारत के सम्मुख आपातकाल जैसी समस्या उत्पन्न हुई तो उसके निवारण के लिए भी प्रयास हुए।
पहली आया कि भारत में लोकतंत्र समाप्त नहीं हो सकता। पहला चीज जो उभर कर आया इस आपातकाल के दौरान कि चाहे जो सरकारें हों वो भारत में लोकतंत्र की प्रथा को कभी समाप्त नहीं कर सकती, क्योंकि जनता यहां की अपने अधिकारों के प्रति सचेत और सजग है, और जो सजग और सचेत रहेंगे वही लोकतंत्र की रक्षा कर पाएंगे। किसी देश की बच्चों ध्यान रखना, आप जब तक सजग और सचेत रहोगे तब तक देश जगेगा और उसकी लोकतांत्रिक परंपराएं और लोकतांत्रिक संस्थाएं विधिवत कार्य करती रहेंगी। जिस दिन जनता सो जाएगी उस दिन देश की लोकतांत्रिक जो प्रथाएं हैं, जो संस्थाएं हैं, वो समाप्त होने लगती हैं। तो इसी आधार पे कहा गया आपातकाल से एक सबक मिली कि भारत में कभी लोकतंत्र समाप्त नहीं किया जा सकता। आगे न्यायपालिका अधिक सचेत नजर आई। इस दौरान अनेक घटनाएं घटी भारत में। आपातकाल लगाने के पीछे बहुत हद तक न्यायपालिका और सरकार के मध्य टकराव रही, लेकिन न्यायपालिका अपने कर्तव्यों से कभी विमुख नहीं हुई और एक सचेत और सजग न्यायपालिका ने ही भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की हितों की रक्षा की। आपातकाल के दौरान भी न्यायपालिका ने अपनी सजगता का परिचय दिया। यह चीज एक सबक मिला कि न्यायपालिका जब तक सजग और सचेत है तब तक लोकतांत्रिक परंपराओं का ह्रास नहीं हो सकता, कोई भी सरकार उसे खत्म नहीं कर सकती। फिर बच्चों आपातकाल के प्रावधानों में सुधार। एक चीज देखने को मिली कि जो आपातकाल लगाया गया अनुच्छेद 352 के तहत, उसमें क्या लिखा था पहले? बाह्य आक्रमण और आंतरिक विद्रोह। ये जो आंतरिक विद्रोह था बच्चों, इसी के आधार पर इंदिरा सरकार ने जो आंदोलनों को देखते हुए आपातकाल लगाया था, लेकिन बाद में इसमें परिवर्तन करके आंतरिक सशस्त्र विद्रोह शब्द कर दिया गया कि कोई भी सरकार जब तक सशस्त्र विद्रोह नहीं होगा तब तक आपातकाल नहीं लगा सकती। इस तरह बच्चों ये जो आपातकाल के दौरान हमें ये सजग जो मिला सबक वो बहुत महत्वपूर्ण था। हमें बहुत कुछ सीखने को मिल गया। आपातकाल ने इस भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक मजबूती प्रदान की, विपक्षी दलों को एक मजबूत आधार प्रदान किया। इस तरह बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु है आपातकाल की बात की राजनीति। बच्चों जो आपातकाल लगा उसके बाद अनेक राजनीतिक परिदृश्यों में बदलाव हुआ। वो कौन से बदलाव थे? जो पहला चीज आया कि सरकार दबाव के कारण, आम जनता और विपक्षी नेताओं के दबाव के कारण बढ़ते जन संतोष को देखते हुए जनवरी 1977 में यह फैसला किया कि चुनाव होगा। ये चुनाव का फैसला इतनी जल्दबाजी में लिया गया क्योंकि ये इंदिरा सरकार ये चाहती थी कि विपक्ष को उनकी तैयारियों के लिए कोई मौका ना दिया जाए। और मार्च 1977 में चुनाव की घोषणा हुई। जो चुनाव संपन्न हुए, विपक्षी दलों ने इस अल्प अवधि में भी अपनी राजनीतिक पक्वता का परिचय देते हुए गठबंधन करने में सफल रहे। कई विपक्षी दलों द्वारा जनता पार्टी का गठन किया गया
ये जो राजनीतिक बदलाव देखने को मिले वह जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी का गठन हुआ, जिसमें लगभग सभी विपक्षी दलों केवल कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर शामिल हुई। बच्चों, ये जो गठबंधन हुआ, ये पूरे देश में हुआ। इसमें अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां भी शामिल हुई, जिसके कारण एक जो महत्वपूर्ण बदलाव ये हुआ कि विपक्ष के वोट नहीं बटे, मत नहीं बटे, तो सरकार का अर्थात कांग्रेस का कमजोर होना स्वाभाविक हो गया, अर्थात मतों का ध्रुवीकरण हुआ। और इस जनता पार्टी में जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगजीवन राम थे, कांग्रेस से अलग होकर कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का निर्माण किया था, इन्होंने भी जनता पार्टी का अंग बनना स्वीकार कर लिया। इस तरह यह भी हुआ कि अब इसमें बड़े बड़े नेता मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण, ये सभी एक मंच पर एक साथ उपस्थित थे, केवल साम्यवादी दल को छोड़। अब जो चुनाव संपन्न हुआ बच्चों, इस चुनाव के परिणाम आशानुरूप ही रहे। क्यों? क्योंकि एक तो मतों का बिखराव नहीं हुआ, दूसरा जनता कांग्रेस के आपातकाल और उसकी असफलताओं से नाराज थी। जनता को एक आशा की किरण नजर आई, और उसके कारण क्या हुआ कि जो चुनाव परिणाम आए उसमें कांग्रेस सिमट कर 154 सीटों पर आ गई और उसे 35% से भी कम मत प्राप्त हुए, और जो गठबंधन थी उसे 330 सीटें प्राप्त हुई। अकेले जनता पार्टी को 295 सीटें अर्थात पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। इसके बाद सरकार का गठन की बात आती है, लेकिन इस चुनाव में एक और महत्वपूर्ण बात हुई। जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, वह रायबरेली से चुनाव हार गई और उनके पुत्र संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। अर्थात इस चुनाव में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए। बच्चों, अब जो सरकार बनी, उस सरकार को बनाने में प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में 3 लोग शामिल थे, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह। लेकिन बाद में यह निर्णय हुआ कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनेंगे, और ये जो सरकार बनी, इसमें शुरू से ही बड़े नेताओं के मध्य आपसी मतभेद थे, टकराहट थी, जो 18 महीने में प्रस्फुटित हो गई, और जो जनता सरकार थी मोरारजी देसाई की 18 महीने में ही गिर गई, और चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ, जिसे कांग्रेस पार्टी बाहर से समर्थन दे रही थी। लेकिन कुछ ही समय बाद यह सरकार भी चली गई और 1980 का आम चुनाव हुआ। 1980 के आम चुनाव के पहले एक आके लक्ष्मण का कार्टून आया था, जिसमें यह दिखाया गया था, इंदिरा लाओ देश बचाओ।
और इंदिरा जी आगे आगे चल रही थी, पीछे जनता थी और लिखा गया था मैदान साफ। अर्थात अब विपक्षी दलों में इतनी मतभेद हो चुके थे कि इंदिरा के अलावा अब जनता को कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आ रहा था। 80 के जो आम चुनाव हुए उसमें एक बात साफ हो गई पुनः कि विपक्षी दल एकजुट नहीं है और इंदिरा सरकार बनाने जा रही है, और चुनाव परिणाम भी उसके अनुरूप रहे कि पुनः एक बार कांग्रेस की सरकार बनी। इस तरह बच्चों यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट का अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।